कितना खतरनाक है कि अगर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम असली दुनिया में सिर्फ 30 मिनट तक जीवित रह सके और इस 30 मिनट में वह कितना खतरनाक हो सकता है। कहानी की शुरुआत में हम वर्चुअल दुनिया के एक बड़े टीवी स्क्रीन पर फ्लिन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह कहता है, मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से हम वर्चुअल दुनिया के प्रोग्राम्स को रियल दुनिया में ला सकते हैं और इससे हमारी दुनिया को सिर्फ फायदा ही होगा। इसके बाद हमें वर्चुअल दुनिया का एक सर्वर दिखाया जाता है जहाँ खबर चल रही होती है कि फ्लिन अचानक कहीं गायब हो गया है। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ है। फिर कहानी एक लड़की की तरफ बढ़ती है जो एक नया सर्वर बना रहा होता है। वह उस सर्वर में एक खास प्रोग्राम तैयार करता है जो पूरे सिस्टम का मास्टर प्रोग्राम बनने वाला है। इसके बाद हम वर्चुअल सर्वर मेनेरेस नाम के एक प्रोग्राम को देखते हैं। यूनिक रेड प्रोग्राम है जो दूसरे प्रोग्राम से कोड चुरा कर रेड सर्वर के मालिक को देता है। अब एंट्री होती है केविन की। केविन रेड सर्वर का क्रिएटर है। उसने इस सर्वर को खास तौर पर दूसरे सर्वर से प्रोग्रामिंग कोड चुराने के लिए बनाया है। उसके साथ उसकी माँ एलिजाबेथ भी है। एलिजाबेथ उसे समझाती है, इन प्रोग्राम्स को पहले कंट्रोल करना सीखो क्योंकि इनमें कोई इमोशंस नहीं है और बिना भावनाओं के ये इंसानों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एलिजाबेथ की बातों से साफ पता चलता है कि वह इन प्रोग्राम्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। इसके बाद हम ईव नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक प्रोग्रामर एंड कोड इंजीनियर है। इस वक्त वह बर्फ से ढके एक सुनसान इलाके में बने एक आइसोलेटेड शेल्टर में है। वह वहाँ से एक गेमिंग कंपनी के सर्वर में घुसकर एक खास कोड ढूंढ रही है। जब वह अपना कंप्यूटर खोलती है तो स्क्रीन पर अपनी बहन टेस की फोटो देखती है। फोटो देखते ही वह भावुक हो जाती है। असल में ईव यहाँ अपनी मरी हुई बहन टेस का अधूरा काम पूरा करने आई है, लेकिन वह अधूरा काम क्या है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इधर केविन अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मिलिट्री के टॉप ऑफिसर्स के सामने एक प्रेजेंटेशन देता है ताकि वह अपनी कंपनी के हथियार सेना को बेच सके। सबके सामने वह रेड लेजर लाइट से कुछ ही सेकंड में एक खतरनाक हथियार बनाकर दिखाता है। फिर वह कहता है, जब हमने वर्चुअल दुनिया से इतना फायदा उठाया है तो क्यों ना हम वहाँ से वो सब कुछ रियल दुनिया में लाएं जिसकी हमें जरूरत है। इसके बाद वह एक ऐसा हथियार दिखाता है जो वर्चुअल दुनिया से रियल दुनिया में लाया गया है। वह दावा करता है कि ये इंसानों द्वारा बनाए गए अब तक के सबसे खतरनाक हथियार से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। फिर वह एरेस को सबके सामने पेश करता है और कहता है, यह एक वर्चुअल सोल्जर है। ये न कभी थकेगा, न डरेगा और न ही मरेगा। ये सब देखकर इन्वेस्टर्स केविन को इस प्रोजेक्ट के लिए बधाई देते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या सामने भी आती है। वर्चुअल दुनिया से लाई गई कोई भी चीज सिर्फ 30 मिनट तक ही रियल दुनिया में रह सकती है। उसके बाद वह अपने आप वापस वर्चुअल दुनिया में चली जाती है। इन्वेस्टर्स कहते हैं, पहले इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढो, फिर हम तुम्हारे हथियार खरीदेंगे। केविन जवाब देता है, इसका सिर्फ एक ही समाधान है। अगर हम फ्लिन के सर्वर से परमानेंट कोड ढूंढकर अपने सॉफ्टवेयर में डाल दें तो वर्चुअल दुनिया से लाई गई हर चीज हमेशा के लिए रियल दुनिया में रह सकेगी। ये सुनकर इन्वेस्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। उधर जब केविन अपनी माँ एलिजाबेथ से ये सब कह रहा होता है तभी एरिस के 30 मिनट पूरे हो जाते हैं और वह रियल दुनिया से गायब होकर वापस वर्चुअल दुनिया में चला जाता है। अब कहानी फिर ईव की तरफ मुड़ती है। वह अपने दोस्त सेथ के साथ बैठकर फ्लिन के सर्वर में घुस चुकी है। दोनों परमानेंट कोड को ढूंढ रहे हैं। अचानक ईव के कंप्यूटर पर एक अजीब कोड खुल जाता है। वह ध्यान से उसे देखने लगती है। सेथ कहता है, ये तो परमानेंट कोड जैसा लग रहा है। ईव धीमी आवाज में जवाब देती है, जैसा नहीं, यह वही है। लेकिन दोनों को यकीन नहीं हो रहा कि जिस कोड की पूरी दुनिया तलाश कर रही है वह उनके सामने है। फिर वे उस कोड को टेस्ट करने के लिए वर्चुअल दुनिया से एक पेड़ को रियल दुनिया मिलाते हैं। अब देखना यह था कि वह पेड़ 30 मिनट तक रहता है या नहीं। अगर उनके पास सच में परमानेंट कोड है तो वह पेड़ सिर्फ 30 मिनट के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए रियल दुनिया में रहता है। इसके बाद हम केविन को देखते हैं। वह अपनी माँ एलिजाबेथ से कहता है कि जिस कोड को वह ढूंढ रहा है वह ट्रॉन नाम की एक गेमिंग कंपनी के सिस्टम में है और उस कोड के पीछे सिर्फ वही नहीं बल्कि ईव नाम की एक लड़की भी पड़ी हुई है। यहीं से कहानी एक नए और खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। तब एलिजाबेथ केविन से कहती है, अगर वह लड़की तुमसे पहले परमानेंट कोड हासिल कर लेती है तो तुम क्या करोगे? केविन जवाब देता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे मारकर कोड ले लूंगा। नहीं हुआ तो मैं उसके साथ इतना बुरा करूंगा कि वह सोच भी नहीं सकती। आखिर केविन ईव के साथ क्या करेगा ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। फिर हम अजय को देखते हैं जो एक गेमिंग कंपनी का सीईओ है। आज उसका एक बड़ा गेम लॉन्च इवेंट है जहाँ वह अपनी नई गेम लॉन्च करने वाला है। असल में जिस कोड के पीछे केविन और ईव लगे हुए हैं वह कोड इसी कंपनी के सिस्टम में छिपा हुआ है। उस कोड को चुराने के लिए केविन ने एरेस और कुछ प्रोग्राम्स को अजय की कंपनी के सिस्टम में डाल दिया है ताकि वे परमानेंट कोड को हैक कर सके। उसी दौरान हम ईव को देखते हैं। ये तो परमानेंट कोड का इस्तेमाल करके जो पेड़ बनाती है वह 30 मिनट से ज्यादा समय तक टिक जाता है। यानी ईव और सेथ के पास असली परमानेंट कोड है जिसकी मदद से वे वर्चुअल दुनिया की किसी भी चीज को रियल दुनिया में लाकर हमेशा के लिए रख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन ने एरेस के साथ साथ कई और रेड प्रोग्राम्स को अजय की कंपनी के सर्वर में हैक करके
के अंदर भेज दिया। जब उन सभी प्रोग्राम्स का मकसद साफ था, किसी भी कीमत पर परमानेंट कोड चुराकर केविन तक पहुंचाना। कोड चुराने के लिए एरिस और दूसरे रेड प्रोग्राम सर्वर के अंदर घुस जाते हैं। वहीं हमें एथेना नाम का एक प्रोग्राम दिखाई देता है जो एरिस के साथ इस मिशन पर आया है। अंदर जाकर वे देखते हैं कि कुछ ब्लू प्रोग्राम्स सर्वर की रखवाली कर रहे हैं। सभी रेड प्रोग्राम्स मिलकर ब्लू प्रोग्राम्स पर हमला कर देते हैं। एक भयानक डिजिटल लड़ाई शुरू होती है और आखिरकार वे ब्लू प्रोग्राम्स को हराकर सिस्टम से डिलीट कर देते हैं। आगे बढ़ते हुए वे देखते हैं कि सिस्टम के एक हिस्से में बहुत सारा डेटा जमा है। एरिस उसी डेटा के अंदर घुस जाता है और जरूरी फाइल्स इकट्ठा करने लगा है, जबकि एथेना और बाकी प्रोग्राम्स बाहर खड़े होकर निगरानी करते हैं। जब एरिस डेटा इकट्ठा कर केविन को भेज रहा होता है, तभी उसकी नजर अचानक ईव के डेटा पर पड़ती है। उसे देखकर एरिस को पहली बार कुछ अलग सा महसूस होता है, जैसे कोई भावना जाग उठी हो। ये बदलाव केविन भी नोटिस कर लेता है। वह तुरंत एरिस को आदेश देता है, जल्दी सब डेटा कलेक्ट करो और वहाँ से निकल जाओ। कंपनी को हैकिंग का पता चल चुका है। उधर कंपनी के कर्मचारियों को सर्वर हैक होने की खबर मिल जाती है। वे तुरंत सिस्टम को बचाने के लिए और ब्लू प्रोग्राम्स को सर्वर के अंदर भेज देते हैं। केविन सभी रेड प्रोग्राम्स को आदेश देता है कि मिशन पूरा कर तुरंत बाहर निकले, क्योंकि अगर रेड प्रोग्राम्स ब्लू प्रोग्राम्स के हाथ लग गए तो रियल दुनिया में सबको पता चल जाएगा कि यह हैकिंग केविन ने करवाई थी। आगे समय उनका सामना फिर से ब्लू प्रोग्राम्स से हो जाता है। एक बार फिर डिजिटल युद्ध छिड़ जाता है। रेड प्रोग्राम्स पूरी ताकत से लड़ते हैं और कई ब्लू प्रोग्राम्स को डिलीट कर देते हैं, लेकिन ब्लू प्रोग्राम्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हालात बिगड़ते देख कुछ रेड प्रोग्राम्स ग्लाइडर के जरिए भाग निकलते हैं। तभी एरिस देखता है कि एक रेड प्रोग्राम का पैर टूट चुका है और वह भाग नहीं सकता। एरिस उसकी मदद के लिए लौटने लगता है। एथेना उसे रोकते हुए कहती है, वहाँ मत जाओ, वहाँ खतरा है। एरिस जवाब देता है, लेकिन वहाँ हमारा एक रेड प्रोग्राम अभी भी है। एथेना कहती है, उसे उसकी हालत पर छोड़ दो, वह अब किसी काम का नहीं रहा। लेकिन एरिस उसे छोड़ना नहीं चाहता। वह उस प्रोग्राम को बचाने के लिए वापस जाता है। तभी बड़ी संख्या में ब्लू प्रोग्राम्स उनकी ओर बढ़ते दिखाई देते हैं। एरिस घायल रेड प्रोग्राम को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। बाहर बैठा केविन ये सब देख रहा होता है। उसे डर लगने लगता है कि अगर कोई रेड प्रोग्राम ब्लू प्रोग्राम्स के हाथ लग गया तो रियल दुनिया में उसका नाम सामने आ जाएगा। अपने बचाव के लिए केविन एक खतरनाक फैसला लेता है। वह पूरा सर्वर ही क्रैश कर देता है। सर्वर के साथ साथ पूरा सिस्टम ठप हो जाता है। सर्वर क्रैश होने के बाद एरिस, एथेना और बाकी प्रोग्राम्स तो बच जाते हैं, लेकिन एरिस को यह समझ आ जाता है कि केविन अपने फायदे के लिए किसी भी समय उन्हें मिटा सकता है। उधर रियल दुनिया में अजय अपनी नई गेम लॉन्च करने के लिए बड़े इवेंट में मौजूद होता है। तभी अचानक सिस्टम क्रैश हो जाता है। उसकी बैकग्राउंड स्क्रीन बंद हो जाती है। गेम लॉन्च पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच अजय के पास एक फोन कॉल आता है। फोन ईव ने किया होता है। ईव शांत आवाज में कहती है, मेरे पास परमानेंट कोड है। अजय को यह बात पहले विश्वास नहीं होती, लेकिन ईव उससे कहती है कि उसे यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पेड़ उसने वर्चुअल दुनिया से रियल दुनिया में लाया था वह पिछले 4 घंटे से मौजूद है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। तब अजय उससे कहता है, तुम जल्दी से परमानेंट कोड लेकर मेरे पास आओ, क्योंकि इस कोड के पीछे केविन भी पड़ा हुआ है। इसके बाद हम एरिस को देखते हैं। वो ईव की सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है और उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि ईव की एक बहन भी थी जो सबसे पहले परमानेंट कोड को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन ईव की बहन टेस कैंसर से मर गई थी। टेस की मौत के बाद ईव ने उसका अधूरा काम पूरा करने का फैसला किया और वह भी परमानेंट कोड को ढूंढने में लग गई। एरिस ट्रैक करके देखता है कि जो पेड़ एक प्रोग्रामिंग कोड से बनाया गया था वह 4 घंटे से भी ज्यादा समय से रियल दुनिया में मौजूद है। इसका मतलब साफ है, ईव के पास सच में परमानेंट कोड है। फिर हम ईव और सेत को देखते हैं। ईव एक बाइक लेकर सेत से कहती है, तुम कार से जाओ और ब्लू लेजर लाइट लेकर अजय की कंपनी पहुंचो और मैं परमानेंट कोड को लेकर सीक्रेट तरीके से रोड के रास्ते आऊंगी। दूसरी तरफ केविन रेड लेजर की मदद से वर्चुअल दुनिया से एरिस और एथेना को रियल दुनिया में लाता है। वह उन्हें 30 मिनट का टाइम दिखाकर कहता है, जाओ और ईव से परमानेंट कोड लेकर आओ। उसके बाद एरिस और एथेना हाईटेक बाइक लेकर ईव का पीछा करने निकल जाते हैं। एरिस ईव की लोकेशन ढूंढ लेता है और उसका पीछा करने लगता है। कुछ ही देर बाद वह ईव के बिल्कुल पीछे पहुंच जाता है। ईव भी देख लेती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वह अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देती है। तभी पुलिस सायरन बजाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एरिस पुलिस पर लेजर अटैक कर देता है। लेजर इतना खतरनाक होता है कि पुलिस की कार एक ही वार में बीच से कट जाती है। इसके बाद एरिस और एथेना लगातार ईव का पीछा करते रहते हैं। ईव एक जगह जाकर छिप जाती है और एथेना के आने का इंतजार करती है। जैसे ही एथेना वहाँ पहुँचता है, ईव अपनी बाइक की स्पीड पूरी तेज करके सीधे उसकी तरफ दौड़ा देती है। एथेना जमीन पर गिर जाता है और ईव ऊपर खड़ी होकर उसे देखने लगती है। वह अपने पास रखे परमानेंट कोड को चेक करती है कि वह सुरक्षित है या नहीं, लेकिन जब वह दोबारा नीचे देखती है तो एथेना वहाँ नहीं होता। वह अचानक उसके पीछे आ जाता है और उसे पकड़
पकड़ने की कोशिश करता है। ईव एथेना की बाइक उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बाइक बहुत भारी होने की वजह से वह उसे उठा नहीं पाती। तभी एथेना उसके पास आने लगता है। ईव जल्दी से बाइक में एक कोड डालती है और बाइक में धमाका हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वह वहाँ से भाग निकलती है। जब केविन को पता चलता है कि एथेना ईव को पकड़ नहीं पाया, तो वह अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि वे गन तैयार करें। यह एक खास गन होती है, अगर इससे किसी इंसान को मारा जाए तो वह इंसान एक सर्वर के अंदर प्रोग्राम बन जाता है। उधर एरेस अभी भी ईव का पीछा कर रहा होता है। वह उस पर लेजर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ईव बचकर अपनी बाइक भगा लेती है। एरेस उसका पीछा छोड़ता नहीं और उसे मारने ईव वाला होता है कि तभी उसके सामने एक कार आ जाती है। कार के अंदर एक छोटा बच्चा बैठा होता है। उसे देखकर एरेस कुछ पल के लिए रुक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ईव वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद दोनों एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ उनकी बाइक एक सीमेंट की दीवार से टकरा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि दोनों बाइक से दूर जा गिरते हैं। ईव एक कचरे के ढेर पर गिरती है और एरेस अपनी बाइक के नीचे दब जाता है, लेकिन दोनों को ज्यादा चोट नहीं लगती। ईव तुरंत उठकर भागने लगती है। ग्रेस भी बाइक के नीचे से निकलकर उसका पीछा करता है। भागते भागते ईव एक पोर्ट तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह एरेस को अपने पास आते देखती है, वह परमानेंट कोड वाली पेन ड्राइव को तोड़कर समुद्र में फेंक देती है। तभी एरेस वहां पहुंच जाता है और कहता है, मुझे परमानेंट कोड दे दो। लेकिन तब तक एरेस के रियल दुनिया में आने के 29 मिनट हो चुके होते हैं, इसलिए उसका समय खत्म होने लगता है और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। ईव उससे कहती है, तुम एक प्रोग्राम हो और एथेना भी। जैसे ही उनके 30 मिनट पूरे होते हैं, एरेस और एथेना दोनों टूटने और गायब होने लगते हैं। तभी वहाँ केविन का गार्ड गन लेकर पहुँचता है और वह ईव पर गोली चला देता है। तभी ईव गोली लगने के बाद एक प्रोग्राम बनकर गन के अंदर चली जाती है। जब एलिजाबेथ ये सब देखती है तो वह केविन से कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ भी है कि बाहर क्या हो रहा है? फिर वह केविन को न्यूज दिखाती है, लेकिन केविन जवाब देता है, जब मेरी काबिलियत पूरी दुनिया को पता चल जाएगी तब मेरे सारे गुनाह अपने आप माफ हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर साफ लग रहा था कि केविन अब पागल हो चुका है। उधर वर्चुअल दुनिया में हम ईव को देखते हैं। वह एरेस से पूछती है, मैं कहाँ हूँ और यहाँ क्या हो रहा है? एरेस उसे बताता है, अब तुम एक प्रोग्राम बन चुकी हो और हमारी दुनिया में हो। यहाँ से हम तुमसे परमानेंट कोड निकलवा लेंगे। तब ईव कहती है, पर मैंने तो वह कोड समुद्र में फेंक दिया था, अब वह कोड खत्म हो चुका है। एरेस मुस्कुराकर कहता है, जरूरी नहीं कि कोड सिर्फ पेन ड्राइव में ही हो। तुम उस कोड को कई बार देख चुकी हो, इसलिए वह तुम्हारे दिमाग में मौजूद है और हम तुम्हारे दिमाग से वह कोड निकाल लेंगे। तभी एथेना कहता है, सबसे पहले हम तुम्हारे दिमाग से परमानेंट कोड निकालेंगे और उसके बाद जब तुम भी हमारी तरह एक प्रोग्राम बन चुकी हो तो हम तुम्हें हमेशा के लिए डिलीट कर देंगे। जब ईव को पकड़कर उसके अंदर से कोड निकालने की तैयारी की जा रही थी, तभी एरेस अचानक सभी रेड प्रोग्राम्स को रोक देता है। वह कहता है, रुको, इससे पहले मुझे केविन से बात करनी है, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे कि ईव को डिलीट करना है या नहीं। असल में एरेस नहीं चाहता था कि किसी इंसान को इस तरह प्रोग्राम बनाकर मार दिया जाए। इसके बाद वह केविन से कहता है, अगर हम ईव के अंदर से परमानेंट कोड निकाल कर उसे डिलीट कर दें और बाद में पता चले कि वह असली परमानेंट कोड ही नहीं था, तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसीलिए बेहतर होगा कि हम उसे असली कोड ढूंढने के लिए इस्तेमाल करें। एरेस की बात सुनकर केविन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझे सिर्फ परमानेंट कोड चाहिए। इसके बाद एरेस ईव के पास जाता है और बाकी सभी रेड प्रोग्राम्स को वहाँ से बाहर जाने के लिए कह देता है। जब सभी रेड प्रोग्राम्स बाहर जा रहे होते हैं, तभी एथेना को एरेस पर थोड़ा शक होता है, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कहता और सीधे केविन से मिलने चला जाता है। उधर एरेस ईव से धीरे धीरे बात करने लगा है। वह कहता है, सुनो, अगर मैं तुम्हें इन लोगों के हवाले कर दूं तो वे तुम्हारे दिमाग से परमानेंट कोड निकाल कर तुम्हें डिलीट कर देंगे। ईव चुपचाप उसकी बात सुनती रहती है। तब एरेस आगे कहता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें इस वर्चुअल दुनिया से बाहर निकाल कर रियल दुनिया में पहुंचा दूं तो क्या तुम मुझे परमानेंट कोड दोगी ताकि मैं भी रियल दुनिया में रह सकूं? असल में एरेस ने केविन से झूठ बोला था। उसने कहा था कि शायद ईव के पास परमानेंट कोड नहीं है, लेकिन सच ये था कि एरेस खुद उस कोड का इस्तेमाल करके वर्चुअल दुनिया से निकलकर हमेशा के लिए रियल दुनिया में रहना चाहता था। पर एथेना केविन के पास पहुंचकर कहता है, मुझे लगता है कि एरेस उस लड़की के साथ कुछ खेल खेल रहा है। ये सुनते ही केविन गुस्से में आ जाता है। वह कहता है, ठीक है, तो अब मैं एरेस को मास्टर प्रोग्राम से हटा देता हूँ और तुम्हें नया मास्टर प्रोग्राम बनाता हूँ। अब तुम मुझे परमानेंट कोड लाकर दोगे? इसके बाद एथेना कई रेड प्रोग्राम्स को लेकर एरेस और ईव की तरफ बढ़ता है। उधर एरेस को भी अंदाजा हो जाता है कि एथेना और केविन को उसके प्लान के बारे में पता चल गया है। वह तुरंत ईव से कहता है, लगता है अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। दोनों तुरंत वहाँ से भागने लगते हैं और वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलने वाले पोर्टल की तरफ बढ़ते हैं। पीछे से रेड प्रोग्राम्स भी उनका पीछा करने हुए एरेस से प्रोग्राम से जेटस्की बना देता है। वह ईव को साथ लेकर पोर्टल की तरफ तेजी से बढ़ता है। रेड प्रोग्राम्स भी उनके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन
किसी तरह एरेस और ईव उनसे बच निकलते हैं। आखिरकार वे दोनों पोर्टल तक पहुंच जाते हैं। उस समय केविन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता तो वह तुरंत पोर्टल को बंद कर देता, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एरेस एंड ईव रेड प्रोग्राम्स से बचते हुए पोर्टल के अंदर घुस जाते हैं और रियल दुनिया में आने लगते हैं। उसी समय केविन स्क्रीन पर देखता है कि वर्चुअल दुनिया से कोई बाहर आ रहा है। वह घबराकर पोर्टल को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन अब पोर्टल रुक नहीं पाता और अगले ही पल एरेस और ईव दोनों रियल दुनिया में आ जाते हैं। जब वे दोनों रियल दुनिया में आते हैं तो सामने केविन खड़ा होता है। जैसे ही एरेस उसे देखता है वह उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक रुक जाता है। तभी केविन मुस्कुराते हुए एरेस से कहता है, लगता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। कितनी चालाकी से तुमने मेरे सिस्टम के बाहर का डेटा देख लिया और तुम्हारे अंदर इमोशंस भी पैदा हो गए। अब तुम परमानेंट कोड का इस्तेमाल करके रियल दुनिया में रहना चाहते हो। फिर वह ठंडी आवाज में कहता है, लेकिन याद रखो तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। उसके बाद जैसे ही तुम मेरे सिस्टम में वापस आओगे मैं तुम्हें डिलीट कर दूंगा। यह सुनते ही एरेस एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वह ईव का हाथ पकड़ता है और वहाँ से भाग जाता है। अब समस्या ये थी कि ईव एक इंसान है, इसलिए रियल दुनिया में उसके रहने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एरेस एक प्रोग्राम है और रियल दुनिया में उसके पास सिर्फ 30 मिनट का समय है। उसके बाद उसे वापस सिस्टम में जाना ही पड़ेगा। भागते हुए ईव एरेस से पूछती है, क्या तुम फिन को जानते हो? एरेस जवाब देता है, हाँ, वह एक जीनियस था। उसी ने पहली बार वर्चुअल दुनिया से प्रोग्राम को रियल दुनिया में लाने की तकनीक बनाई थी, लेकिन 1965 में वह अचानक गायब हो गया। तब ईव कहती है, उसकी एक गेमिंग कंपनी थी जो आज भी मौजूद है। उस कंपनी का नाम है एनकॉम और मुझे परमानेंट कोड उसी कंपनी के सर्वर बैकअप से मिला था। वो कोड अभी भी वहाँ के सर्वर में मौजूद है। फिर वह कहती है, लेकिन वहाँ पहुँचने में लगभग 50 मिनट लगेंगे और तुम्हारे पास सिर्फ 26 मिनट ही बचे हैं। यह सुनकर एरेस तुरंत एक प्लान बनाता है। रास्ते में वह एक स्टोर के सामने गाड़ी रोकता है और ईव से कहता है, स्टोर कीपर को व्यस्त रखो। ईव स्टोर कीपर को बातों में उलझा देती है। उसी मौके का फायदा उठाकर एरेस स्टोर कीपर की कार चुरा लेता है। फिर दोनों उस कार में बैठकर तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। उधर केविन ये सब देख रहा होता है। वह तुरंत एथेना को भी रियल दुनिया में भेज देता है ताकि वह एरेस और ईव का पीछा कर सके। एथेना उनकी लोकेशन ट्रैक कर लेता है और उनके पीछे निकल पड़ता है। इधर कार में जाते हुए ईव एरेस से कहती है, जब हम कार चुरा रहे थे तब मैंने अपने दोस्त सेत को कॉल किया था। मैंने उसे कहा है कि वह एनकॉम कंपनी पहुंचे। मैं भी थोड़ी देर में वहाँ पहुंच रही हूँ। कुछ देर बाद एरेस ईव से कहता है, तुम अपनी बहन टेस से बहुत प्यार करती थी, है ना? ईव हैरान होकर पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? एरेस शांत होकर जवाब देता है, मैं तुम्हारा सारा डेटा पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं सब जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम ये परमानेंट कोड सिर्फ अपनी बहन टेस के लिए ढूंढ रही हो। ईव धीरे से कहती है, हाँ, मैं सिर्फ टेस का अधूरा काम पूरा करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद दोनों एनकॉम कंपनी पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था, इसलिए वे सीधे अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी गार्ड उन्हें रोक देता है और कहता है, पहले अपनी आईडी दिखाइए, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं। लेकिन उनके पास कोई आईडी नहीं थी। उसी समय सेठ वहाँ पहुँच जाता है और किसी तरह उन्हें कंपनी के अंदर ले आता है, लेकिन एरेस के पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए वे जल्दी से उस गन को तैयार करते हैं जिससे एरेस को फिर से एनकॉम के सर्वर में भेजा जा सके। लेकिन तभी एथेना वहाँ पहुँच जाता है और अचानक उन पर हमला कर देता है। उसके हमले से पूरा इलाका लगभग तबाह हो जाता है। आखिरी मौके पर एरेस सेत और ईव को बचाने के लिए एथेना पर हमला करने जाता है, लेकिन उससे पहले ही एरेस को सिस्टम में भेज दिया जाता है। अब एथेना के पास भी रियल दुनिया में सिर्फ 5-7 मिनट ही बचे थे। वह गन उठाकर ईव को वर्चुअल दुनिया में भेजने ही वाला होता है, तभी वहाँ आग लग जाती है। फायर अलार्म बज उठा है और ऊपर से पानी गिरने लगता है। जैसे ही पानी की बूंदें एथेना पर गिरती हैं, उसका डिजिटल शरीर खराब होने लगता है। वह सही से निशाना भी नहीं लगा पाता और तभी उसकी समय सीमा भी खत्म हो जाती है और वह वापस वर्चुअल दुनिया में चला जाता है। इसके बाद हम एरेस को एक गेमिंग सर्वर के अंदर देखते हैं। परमानेंट कोड पाने के लिए उसे पहले उस गेम को पूरा करना पड़ेगा। एरेस गेम शुरू करता है और पूरे ध्यान के साथ उसे खेलना शुरू कर देता है। उधर रियल दुनिया में केविन के लैब में अचानक लेजर लाइट अपने आप एक्टिव हो जाती है और अगले ही पल वर्चुअल दुनिया से एथेना बाहर निकल आता है। बाहर आते ही एथेना बिना किसी हिचकिचाहट के एलिजाबेथ को मार देता है, क्योंकि अब एथेना भी एरेस की तरह हमेशा के लिए रियल दुनिया में रहना चाहता था। इसके बाद वह केविन की लेजर मशीन को एक्टिव कर देता है ताकि वर्चुअल दुनिया से और भी प्रोग्राम्स को रियल दुनिया में लाया जा सके। तभी एथेना वर्चुअल दुनिया से बहुत सारे रेड प्रोग्राम्स को रियल दुनिया में ले आता है। यह सब देखकर केविन को समझ आ जाता है कि एलिजाबेथ सही कह रही थी, इन प्रोग्राम्स को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए था। लेकिन केविन की गलती की वजह से अब इन प्रोग्राम्स के अंदर इमोशंस आ चुके थे और वे उसके कंट्रोल से बाहर हो चुके थे। उधर हम ईव को देखते हैं। उसके पास अजय आता है और घबराकर पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है, ये सब कैसे हुआ? तब ईव उसे बताती है, सब एथेना नाम
के एक प्रोग्राम ने किया है। परमानेंट कोड तुम्हारी गेमिंग कंपनी के सर्वर में है, उसी को लेने के लिए एरेस नाम का एक प्रोग्राम अंदर गया है। अब सीन बदलता है और हम एरेस को देखते हैं। वह गेम को पूरा कर चुका होता है, तभी उसके सामने एक रहस्यमयी प्रोग्राम आता है। वह कोई और नहीं बल्कि फिन होता है। एरेस हैरानी से कहता है, आप फिन हैं? लेकिन आप यहाँ कैसे? फिन मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं यहाँ खुद आया हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? तब एरेस कहता है, मैं परमानेंट कोड लेने आया हूँ क्योंकि मैं रियल दुनिया में रहना चाहता हूँ और रियल दुनिया में एथेना नाम का एक खतरनाक प्रोग्राम हमला कर चुका है। उसे रोकने के लिए मुझे इस कोड की जरूरत है। उधर रियल दुनिया में एथेना पूरे शहर पर हमला कर देता है। वह पूरे इलाके को घेर लेता है ताकि कोई भी शहर से भाग न सके। फिर वह ईव का पीछा करता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। उसी समय उस पर फाइटर जेट से हमला किया जाता है, लेकिन एथेना अपनी ताकत से उस हमले को भी रोक देता है। किसी तरह ईव वहाँ से बचकर भागने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एथेना अब भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ एरेस फिन से परमानेंट कोड लेकर रियल दुनिया में वापस आ जाता है। जैसे ही एरेस उस कोड को इस्तेमाल करता है, उसके चारों तरफ की लाल ऊर्जा सफेद रोशनी में बदल जाती है और वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब एरेस एथेना के सभी रेड प्रोग्राम्स को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वह लगभग सारे रेड प्रोग्राम्स को मिटा देता है, लेकिन एथेना अभी भी बहुत ताकतवर था। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार एरेस अपनी पूरी ताकत लगाकर एथेना को हरा देता है और जैसे ही रेड प्रोग्राम्स की समय सीमा खत्म होती है, वे सब अपने आप रियल दुनिया से डिलीट हो जाते हैं। इस तरह एरेस पूरे शहर को एथेना के हमले से बचा लेता है। उधर पुलिस को भी केविन के बारे में सब पता चल जाता है। उसकी वजह से पूरे शहर में इतना बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके बेस पर पहुंच जाती है। लेकिन केविन दरवाजा बंद कर देता है और एक लेजर मशीन का इस्तेमाल करके खुद को रेड प्रोग्राम में बदलकर वर्चुअल दुनिया में भाग जाता है। जब पुलिस अंदर आती है तो वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। कई दिनों बाद हम एरेस को देखते हैं। अब वह रियल दुनिया में एक इंसान की तरह रह रहा होता है। अब न तो कोई उसे आदेश देता है और न ही उसके पास रियल दुनिया में रहने की 30 मिनट की कोई सीमा है। आखिरकार उसका सपना सच हो चुका था और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो की ओरिजिनल स्क्रिप्ट या मूवी का नाम चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए।